students, today we will discuss another lecture which is study of malaria। तो आज हम देखेंगे मलेरिया की बीमारी का ओरिजिन कौन सा है, यानी कि ये मलेरिया की बीमारी कैसे पैदा होती है और कौन लोग ज़्यादातर इस बीमारी का शिकार होते हैं, और सबसे पहले मलेरिया की बीमारी को किसने डिस्कवर किया, फिर किस तरह तजर्बात किए और किस तरह इसका रिजल्ट निकाला और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया गया। तो आज ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। मलेरिया एज ए डिजीज, मलेरिया एक बीमारी है। इसी तरह ये मलेरिया डिजीज बहुत से कंट्रीज में मौजूद है, जिनमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, पाकिस्तान भी शामिल है। मलेरिया की बीमारी बहुत ही कदीम है। कहते हैं कि 2000 साल पहले फिजिशियन यानी कि जो डॉक्टर हजरात थे इस बीमारी के मुतालिक जानकारी रखते थे। ये कोई आजकल की न्यू बीमारी नहीं है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि फलां शख्स को मलेरिया है, तो उसकी निशानदेही हमको कैसे होगी। देखिए इस डिजीज में क्या होता है कि चिल एंड फीवर होता है। चिल मीन सर्दी, फीवर टेम्परेचर बुखार, यानी जिस शख्स को मलेरिया होता है तो वो सर्दी से कांप रहा होता है और उसको बुखार भी होता है। तो इसमें क्या होता है, रिकरिंग अटैक्स होते हैं, यानी कि इस बीमारी में बार बार हमला होता है, बार बार बुखार होता है, पेशेंट बार बार टेम्परेचर का विक्टिम हो जाता है। अच्छा, शुरू में ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों की होती थी जो मार्शी एरियाज में रहते थे। मार्शी एरियाज यानी कि जो दलदली इलाके होते हैं। देखिए अब मलेरिया का लिटरल मीनिंग क्या होता है। मलेरिया को अगर हम स्प्लिट करें माला एंड एरिया में, तो माला का मतलब है एयर एंड एरिया मीन बैड, यानी कि बैड एयर, गंदी हवा। तो उस वक्त जो कंसेप्ट था, यानी कि उस वक्त जो गंदी हवा थी दलदली इलाकों की, तो उस हवा में वहाँ के रहने वाले जो लोग सांस लेते थे तो वो मलेरिया में मुब्तला हो जाते थे। यानी कि उस वक्त का ये एक कंसेप्ट था। तो ये हमारे पास रिकॉग्निशन थी, यानी कि ये सारे स्टेप किस में आते हैं, रिकॉग्निशन में आते हैं, यानी कि मलेरिया की बीमारी की पहचान में आते हैं। वंस अगेन वी रिपीट देम, यानी कि मलेरिया एक डिजीज है जो बहुत से कंट्रीज में पाई जाती है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसी तरह 2000 साल पहले फिजिशियन इसके बारे में जानकारी रखते थे, डॉक्टर लोग इसको जानते थे। इस बीमारी में क्या होता है कि इंसान मोस्टली बुखार में मुब्तला होता है और उसको सर्दी लगती है। इसमें बार बार इस बीमारी के अटैक होते हैं। और सबसे पहले मार्शी एरियाज के जो लोग थे, दलदली इलाकों में रहने वाले जो लोग थे, वो मलेरिया में मुब्तला हुए। मलेरिया दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, माला एंड एरिया, यानी कि गंदी हवा, यानी कि उस टाइम गंदी हवा में सांस लेने से मलेरिया की बीमारी हो जाती थी। बस ये उस टाइम लोगों का ये एक तरह की कंसेप्ट था, उनकी थिंकिंग थी। सेकेंड स्टेप यानी कि हमारे पास ट्रीटमेंट है। अब यानी कि इस मलेरिया से बहुत से लोग मर रहे थे, बहुत सारी अमवात हो रही थी, तो लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, यानी कि उसका कोई इलाज निकाला जाए। और जो उस टाइम जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसका ट्रीटमेंट निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। तो आइए देखते हैं उन्होंने किस तरह ट्राई की। अब देखें इसमें हुआ क्या था कि 17वीं सेंचुरी में, 17वीं सदी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, तो अमेरिका से कुछ प्लांट यूरोप की तरफ भेजे गए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग मलेरिया में मुब्तला थे। उस प्लांट का नाम क्या था जी, क्वेना क्वेना। उस क्वेना क्वेना की यानी कि जो बार्क थी, उस दरख्त की जो छाल थी, उसको मलेरिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब उस छाल को इस्तेमाल करने से मलेरिया पेशेंट ठीक हो जाते थे। अच्छा, काफ़ी अर्सा ये काम चलता रहा, यानी कि इस क्वेना क्वेना की छाल को इस्तेमाल किया जाता रहा मलेरिया की दवा के तौर पर। देखिए जब इस दरख्त क्वेना क्वेना की छाल ख़त्म होना शुरू हो गई, यानी कि ये दरख्त बहुत थोड़े रह गए थे, तो वो जो मर्चेंट थे, यानी कि जो ताजर थे, जो अमेरिका से यूरोप छाल को भेजते थे, तो अब उनके दिल में बेईमानी आ गई, तो डिसअनेस्ट हो गए। उन्होंने अब क्या क्या कि ये जो दरख्त क्वेना क्वेना था उसकी छाल इस्तेमाल करने के बजाय एक और दरख्त को सिलेक्ट कर लिया, सिनकोना, यानी कि ये दरख्त सिनकोना इस क्वेना क्वेना से मिलता जुलता था। अब उन्होंने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। देखिए जब सिनकोना दरख्त की छाल को आगे भेजा गया तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया, यानी कि उसने एक्सीलेंट रिजल्ट दिया। यानी कि क्वेना क्वेना दरख्त से अगर पेशेंट यानी कि 20 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन इस सिनकोना को इस्तेमाल करने से वो 10 दिन में ठीक हो जाता था। अच्छा, उन्होंने ये उनको धोखा देने की ट्राई की, लेकिन ये दवा उनके लिए बेहतरीन साबित हुई। नेक्स्ट स्टेप है जी रीजंस। देखिए इसके इलाज के लिए वो छाल तो इस्तेमाल की जाती रही, तो अब जहन में ये बात आने लगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मलेरिया की बीमारी की वजह बन रही है। तो 1878 में फ्रेंच आर्मी लेवरान
यानी कि फ्रांस की आर्मी का एक डॉक्टर जिसका नाम लेब्रान था, उसने क्या किया कि मलेरिया का जो पेशेंट था उसका ब्लड लिया, उस ब्लड को उसने लेबॉर्ट्री में जाकर चेक किया, यानी कि आया इसमें कोई चीज़ मौजूद है, तो उसको उसके अंदर क्रिएचर नजर आई, यानी कि उसको ब्लड के अंदर कुछ जानदार नजर आए, जिसको उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया बाद में। आफ्टर 2 years सेम रिजल्ट आया, यानी कि 2 साल बाद एक और यानी कि बायोलॉजिस्ट ने भी इस तरह का तजर्बा किया, तो यानी कि वो जो मलेरिया का पेशेंट था उसके ब्लड में उस साइंसदान को भी इस तरह की क्रिएचर नजर आई, यानी कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। 4th स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। अब मुशाहिदात भी हो रहे थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरियल एंड मार्शी एरियाज का कोई ना कोई रिलेशन है, यानी कि मलेरिया और दलदली इलाकों का कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। इसी तरह क्विनीन की यानी कि जो छाल थी वो बुखार के लिए इफेक्टिव थी। इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज इट डज नॉट कॉज मलेरिया, यानी कि मार्शी इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम इज सीन इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम को देखा गया। 5th स्टेप है जी हमारे पास हाइपोथेसिस। अब हमने मफरूजा क्या बनाया, हाइपोथेसिस क्या बनाया। हमारा हाइपोथेसिस ये बना के प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम है, यानी कि मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आया, ब्लड के अंदर मौजूद था। अब नेक्स्ट है जी डिडक्शन। डिडक्शन में हम क्या करते हैं, इफ एंड देन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब किस तरह स्टेटमेंट बनी, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो मलेरिया के जितने भी पेशेंट हैं तो उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। 7th स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। अब इधर हमने तजर्बात करने हैं, तो किस तरह तजर्बात हुए, देखिए इसमें ये किया गया कि 100 पेशेंट लिए गए और 100 हेल्दी पर्सन लिए गए। अब जो 100 पेशेंट थे तो उनके ब्लड में तो प्लाज्मोडियम मौजूद था, और इसी तरह 100 सेहतमंद आदमी जो थे उनका ब्लड भी चेक किया गया, आया उनमें प्लाज्मोडियम है कि नहीं है, तो उन सेहतमंद अफराद के खून में भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। अब वो परेशान थे कि हेल्दी पर्सन में किस तरह ये प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो उन 100 हेल्दी पर्सन में से 7 लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, और वो प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में था। अब देखें इस पे आपने गौर करना, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यानी कि उस प्लाज्मोडियम की एंट्री और अलामात ज़ाहिर होने से पहले तक का जो टाइम होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि प्लाज्मोडियम उस दौरान अपनी परवरिश कर रहा होता है, अलामात भी मलेरिया की जहर नहीं होती लेकिन वो इंटर भी हो जाता है, तो उस दौरान जो वक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है जी AFA किंग। AFA किंग ने कौन सी बातें बताई, तो ये बायोलॉजिस्ट AFA किंग कहता है कि जी यूज नेट, यानी कि जो लोग नेट इस्तेमाल करते हैं, रात को जाली इस्तेमाल करते हैं, तो उनको मलेरिया नहीं होता। और इसी तरह जो लोग इनडोर यानी कि जो घरों के अंदर सोते हैं, कमरों के अंदर सोते हैं, तो उनको भी मलेरिया नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट है जी स्मोकी एरियाज, यानी कि जो लोग धुएं वाले इलाकों में रहते हो, यानी कि उनके घर के आसपास धुआं हो, तो वो भी मलेरिया में मुब्तला नहीं होते हैं। तो असल वजह थी जी मस्कीटो की, यानी कि मस्कीटो ट्रांसमिट द मलेरिया, यानी कि जो जाली इस्तेमाल करते हैं उनको मच्छर नहीं करते, उनको मलेरिया नहीं होता। जो अंदर सोते हैं उनको भी मच्छर नहीं करते, और धुएं से तो मच्छर दूर भागते हैं, आप जानते हैं। मलेरिया की क्या वजह थी, मस्कीटो, और वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है।